हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के 9वें चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसमें ऑप्शन ए है निंदा करना, ऑप्शन बी है प्रशंसा करना, ऑप्शन सी है आदेश देना या ऑप्शन डी है दान देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशंसा करना। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। राजाओं के दरबारी कवि उनकी प्रशंसा में इन्हें लिखते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने वाली मुख्य प्रशस्ति कहाँ स्थित है? जिसमें ऑप्शन ए है महरौली में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद प्रयागराज में, ऑप्शन सी है सांची में या ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद प्रयागराज में। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, जो अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? जिसमें ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिसेन या ऑप्शन डी है रविकीर्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हमारा चौथा प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? जिसमें ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली या ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त काल के दौरान संस्कृत राजकीय भाषा और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। हमारा पांचवा प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? जिसमें ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त को चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम पहले शक्तिशाली राजा थे। हमारा छठा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी और एक कुशल वीणा वादक थे। हमारा सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे? जिसमें ऑप्शन ए है वाणभट्ट, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है हरिसेन या ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास के साथ साथ प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर भी उनके दरबार में थे। हमारा आठवां प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? जिसमें ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया। हमारा नवा प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देने वाली हर्षचरित किसने लिखी? जिसमें ऑप्शन ए है ह्वेंसांग, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है फाहियान या ऑप्शन डी है रविकीर्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाणभट्ट। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई है। हमारा 10वां प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर आगे बढ़ने से किस राजा ने रोका था? जिसमें ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है राजराजा प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? जिसमें ऑप्शन ए है ऐहोल, ऑप्शन बी है कांचीपुरम, ऑप्शन सी है मदुरै या ऑप्शन डी है तंजौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांचीपुरम। पल्लव का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? जिसमें ऑप्शन ए है कांचीपुरम, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है ऐहोल या ऑप्शन डी है बादामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐहोल। ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ मंदिरों का शहर भी था। हमारा अगला प्रश्न है,
पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति किसने लिखी थी? जिसमें ऑप्शन ए है हरिसेन, ऑप्शन बी है रविकीर्ति, ऑप्शन सी है बाणभट्ट या ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रविकीर्ति। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों में सभा किसे कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है व्यापारियों के संगठन को, ऑप्शन बी है ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को, ऑप्शन सी है आम जनता की सभा को या ऑप्शन डी है सैनिकों की टोली को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को। जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, नगरम क्या था? जिसमें ऑप्शन ए है एक धार्मिक केंद्र, ऑप्शन बी है व्यापारियों का एक संगठन, ऑप्शन सी है राजा का किला या ऑप्शन डी है सैनिकों का आवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यापारियों का एक संगठन। नगरम अक्सर शहरों में व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है मेघदूत या ऑप्शन डी है रामायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हुएंगसांग ने काफ़ी समय हर्ष के दरबार में बिताया और वहाँ की व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जिसमें ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया? जिसमें ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन डी है 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। आर्यावर्त उत्तर भारत का क्षेत्र था जिसके राजाओं को समुद्रगुप्त ने जड़ से उखाड़ फेंका था। अब हम जानेंगे दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया था। जिसमें ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 या ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? जिसमें ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है भानुगुप्त या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोकने में सफलता पाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सामंत कौन होते थे? जिसमें ऑप्शन ए है राजा के रसोइये, ऑप्शन बी है सैन्य नेता जो राजा को सहायता प्रदान करते थे, ऑप्शन सी है विदेशी राजदूत या ऑप्शन डी है मंदिरों के पुजारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैन्य नेता जो राजा को सहायता प्रदान करते थे। जब राजा कमज़ोर पड़ते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव और चालुक्य राजवंशों को अंततः किसने समाप्त किया? जिसमें ऑप्शन ए है मौर्यों ने, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों ने, ऑप्शन सी है मुगलों ने या ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों ने। दक्षिण भारत में शक्ति का केंद्र बाद में राष्ट्रकूटों और चोलों के पास चला गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सातवाहन किसे कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है सेनापति को, ऑप्शन बी है शिल्पकारों के नेता को, ऑप्शन सी है व्यापारियों के काफिले के नेता को या ऑप्शन डी है धार्मिक गुरु को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यापारियों के काफिले के नेता को। स्थानीय प्रशासन में सातवाहन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कुलीन शब्द का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है मुख्य शिल्पकार, ऑप्शन सी है लिपिकों का प्रधान या ऑप्शन डी है सेना का नायक। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल में नगर प्रशासन में शिल्पकारों के प्रमुख को प्रथम कुली कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, जिसमें ऑप्शन ए है थानेसर से कन्नौज, ऑप्शन बी है कन्नौज से थानेसर, ऑप्शन सी है दिल्ली से देवगिरी या ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र से उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थानेसर से कन्नौज। अपने भाई और बहनोई की मृत्यु के बाद हर्ष ने कन्नौज का शासन संभाला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और विद्वानों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है, वाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखी, जिसमें ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है तमिल या ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। यह जीवनी राजा हर्षवर्धन के बचपन से लेकर राजा बनने तक का वर्णन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक गरीब मछुआरे के साथ पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार का वर्णन है। यह नाटक किसने लिखा, जिसमें ऑप्शन ए है वाणभट्ट, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है रविकीर्ति या ऑप्शन डी है हरिसिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास के नाटक अक्सर आम जनता के जीवन की झलकियाँ भी दिखाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान महादंड नायक का क्या अर्थ था, जिसमें ऑप्शन ए है मुख्य रसोइया, ऑप्शन बी है मुख्य न्याय अधिकारी, ऑप्शन सी है रथों का प्रभारी या ऑप्शन डी है खजानों का मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्य न्याय अधिकारी। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक भी थे, यानी एक व्यक्ति कई पदों पर हो सकता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।